नमस्कार। चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप गबास। हरियाणा की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हुआ है। 10 साल पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और अपना करीब 42 साल का कांग्रेस से साथ छोड़कर वापस भारतीय जनता पार्टी में आए थे और 10 साल बाद आज उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, जो हिसार से बीजेपी के सांसद भी है, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है और कहा जा रहा है कि बीरेंद्र सिंह भी जल्द ही बड़ा जलसा करके कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। लोकसभा चुनाव सिर पे है और ऐसे में हरियाणा में बीरेंद्र सिंह का और उनके बेटे जो मौजूदा सांसद भी है, उनका पार्टी छोड़ना किस तरह के संकेत देता है? क्या यह समीकरण कांग्रेस के लिए बेहतर है? क्या यह समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है? क्योंकि लगातार वो दबाव बना रहे थे कि जननायक जनता पार्टी के साथ अगर गठबंधन रहेगा तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे या आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ जी हैं, आप सब जानते हैं, राजनीति के जानकार हैं, हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। स्वागत है धनखड़ जी आपका। किस तरह से देखते हैं 10 साल बाद घर वापसी हुई है ब्रजेंद्र सिंह की, और हम कहें अभी ज्वाइन नहीं किया है लेकिन बीरेंद्र सिंह भी वापस आ रहे हैं कांग्रेस में। देखिए प्रदीप, जो आज जो हुआ है हरियाणा की राजनीति में, ये 14 साल पहले भी हुआ था और आज फिर एक बार हुआ है कि बीरेंद्र सिंह शुरू से कांग्रेसी रहे हैं और वो एक तरह से जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे तब निश्चित रूप से ये लगता था कि बीजेपी की हवा है और बीजेपी की सरकार आनी है, इसलिए बीरेंद्र सिंह ने पलटी मारी। जी। लेकिन यहाँ दूसरी बात यह है कि इस वक्त जब बीजेपी पूरे देश में एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गई है कि वो 2024 में वापस लौट रही है और 400 पार सीटें लेकर के आएगा एनडीए गठबंधन, ऐसे समय में बीजेपी छोड़ करके उनका कांग्रेस में आना ब्रजेंद्र का, तो निश्चित रूप से ये देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, विचारणीय विषय है। जी। इसके लिए मेरा ये मानना है कि बीरेंद्र सिंह क्योंकि पुराने राजनीतिक हैं और उन्हें लगातार पार्टी में ये थ्रेट मिल रहा था एक तरह से कि उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को इस बार बीजेपी टिकट नहीं, जी। और ऐसी स्थिति में उनके लिए ज्यादा दिक्कत की बात होती, वो अपने बेटे को राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और क्योंकि उनका बेटा एक बार सांसद चुना जा चुका है बीजेपी का और आईएएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया था, तो उनके लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि उनका बेटा जो है वो राजनीति में एस्टेब्लिश। सो अब इस तरह से ब्रजेंद्र सिंह का कांग्रेस में जाना, कांग्रेस उनके लिए एक पुराना घर है एक तरह से, उनके पिता की लंबी एसोसिएशन वीरेंद्र सिंह की रही है कांग्रेस के साथ और बड़े पदों पर रहे हैं कांग्रेस में, और मंत्री भी रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं और पार्टी में भी कई बड़े पदों पर रहे हैं। तो ऐसे में जो कुछ वीरेंद्र सिंह को बीजेपी कांग्रेस से मिला था वो काफी था, और उस वक्त उनका जाना शायद कोई रणनीति रही हो, जैसे अब दबाव की राजनीति करते करते वो उनका बेटा जो है वो वापस कांग्रेस में आ गया है और विजेंद्र सिंह भी वीरेंद्र सिंह भी जो है वो एक जनसभा करके कोई बड़ा आयोजन करके पार्टी में शामिल होने की घोषणा करेंगे जैसा कि कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये तो माना जा सकता है कि हरियाणा में बीजेपी की कोई बहुत बड़ी हवा नहीं। जी। एक बहुत क्लियर कट बात है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की लोकसभा सीटें भी घटने जा रही हैं, 10 की 10 सीटें उसे मिलने नहीं जा रही। वीरेंद्र सिंह और उसके बेटे की अलग राजनीति हो सकती है, अलग राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं कि उनको आना पड़ा और उनको लगता था कि हिसार सीट से उन्हें जो है पार्टी टिकट नहीं देगी, या तो वो भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को दे सकते हैं या
जेजेपी से उनका समझौता चालू रहता है, तो समझौते के तहत ही 4 सीट जो है वो जेजेपी में जा सकती है। एक तो इन सवाल यहाँ स्थिति ये, को धनखड़ जी, एक सवाल ये भी बड़ा सवाल है कि एकदम से जिस तरह से, हालांकि चर्चाएं काफी समय से चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया है आज, क्या कांग्रेस की ओर से भरोसा दिलवाया गया होगा? मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और अगर वो कांग्रेस में आ रहे हैं तो टिकट का भरोसा तो निश्चित तौर पे मिला होगा। ये अंदाजा मैं अपने से लगा रहा हूं, इस पे कयास लगाए जा सकते हैं, ये आपसे भी हम विश्लेषण चाहेंगे इस पे। मुझे ये लगता है कि टिकट का आश्वासन तो बिना मांगे भी मिल जाना था उनको, क्योंकि कांग्रेस के पास अ, अभी जो है केवल जेपी के अलावा कोई उम्मीदवार हिसार से दिखाई नहीं देता था, और जेपी के अभी कोई चांस जीतने के या बहुत बड़ी टक्कर देने के नहीं दिखाई दे रही थी। तो जेपी लोकसभा का चुनाव लड़ने में भी उतने इंटरेस्टेड नहीं है, उनका इंटरेस्ट जो है विधानसभा चुनाव में है। तो ऐसे में कांग्रेस की एक समस्या खत्म हो जाती है कि उनको हिसार के लिए अब कैंडिडेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनके लेकिन पास एक इंतजार तो कैंडिडेट। जननायक जनता पार्टी भी काफी समय से कर रही है। हिसार सीट उन्होंने मांगी है, भिवानी और हिसार पे दावा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद मन नहीं बना पा रही है, या मंथन इतना लंबा हो गया है कि दुनिया भर के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीति के गलियारों में कहा जा रहा है कि पार्टी या तो 10 की 10 पे लड़ेगी, या फिर जो है वो जननायक जनता पार्टी को गठबंधन से बाहर होना पड़ेगा। देखिए, पार्टी 10 की 10 सीटों पर ही लड़ने को उतारू है भारतीय जनता पार्टी। वो जननायक जनता पार्टी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, बहुत सीधी बात। अब भी शुरू से इनके नेता लगातार कहते आए हैं कि भाई ये सरकार चलाने के लिए समझौता है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। ये जी। बहुत दिनों से बात चल रही थी, जब से इनका समझौता हुआ था, जब से सरकार बनी थी, तब से ही ये बातें कही जा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात से अवगत है कि जेजेपी अगर अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होता है, जी। और जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो जेजेपी से नाराज लोग कहाँ जाए। और बीजेपी के लिए फायदेमंद भी यही है कि वो अकेले चुनाव लड़े, और उसका बेस्ट फार्मूला भी वही रहेगा कि 35-1 की राजनीति जो उन्होंने शुरू की है 2016 से, वो वही राजनीति का फार्मूला है, और उसी फार्मूले पर ये आगे बढ़ी। तो नया सभी फार्मूला सीटों पे अपना। अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उतरते हैं तो फिर जननायक जनता पार्टी का क्या होगा? क्या क्या कदम उनका रहेगा आगे? क्या वो विचार करेंगे गठबंधन में रहे ना रहे? ऐसे में तो उनके लिए स्थिति और नाजुक हो जाएगी, गठबंधन में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि जननायक जनता पार्टी भी अलग ही रहना चाहेगी फिलहाल, क्योंकि उनके लिए उनका काम जो है ना, वो बीजेपी के लिए वोट काटना है। ये आपने राजस्थान में भी देखा हो कि वो बीजेपी की सहयोगी के रूप में काम करती है अलग रह करके, और बीजेपी केवल अपना फायदा देखती है, उसे जेजेपी के फायदे से कोई मतलब नहीं। जी। जेजेपी जिंदा रहे या मरे, या बीजेपी के साथ कोई और संगठन जो एनडीए में है, उनके प्रति भी वो उतनी मतलब एक तरह से सिंपैथाइज नहीं है, उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। ये आप लोक जनशक्ति पार्टी के मतलब रामविलास पासवान के भाई और बेटे की स्थिति देख सकते हैं कि पिछली बार उनको 6 सीटें मिली थी, अब दोनों को जो है 4 सीटें मिल रही। जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का मकसद केवल एक है कि किसी भी तरह से क्षेत्रीय दल या तो उसके साथ रहे या खत्म हो, और साथ रहेंगे तो उनका नाम मात्र का इतना ही हिस्सा रहेगा। कौन से क्षेत्रीय दल को अधिकतम हिस्सा देने जा रही है, आप देखिए जरा, किसी भी स्टेट को उठा करके देखिए, नहीं, महाराष्ट्र जहां में जहां। जो फार्मूला शिंदे गुट को और अजित पवार गुट को सुझाया गया है कि आप लोकसभा में ज्यादा सीटें मत मांगिए, जितनी दी जा रही है उतनी रखिए अपने पास, और विधानसभा में हम जो है अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो आप जितनी कहेंगे उतनी। तो ये फार्मूला तो हरियाणा में भी लागू हो सकता है, और हो सकता है इसके लिए जननायक जनता पार्टी को मना भी लिया जाए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर जननायक जनता पार्टी अलग से उतरती है तो बीजेपी को फायदा होगा, और नहीं भी उतरती है तो विधानसभा में उसको
सीटों का फायदा होगा, ज्यादा सीटें मिलेंगी अगर इस फार्मूले पे काम होता है तो। ये फार्मूला हो सकता है, लेकिन जननायक जनता पार्टी भी अपना वजूद देखना चाहेगी, अपना राष्ट्रीय अस्तित्व भी देखना चाहेगी। वो चाहेगी कि केंद्र की राजनीति में भी उनका कोई प्रतिनिधि रहे, कोई पहुंचे, क्योंकि इनका मकसद केवल हरियाणा तक सीमित रहना नहीं है। अगर इनको भविष्य की राजनीति करनी है तो इनको आगे बढ़ना है, और वही मकसद बताते हुए ये राजस्थान में गए थे। आपको ध्यान है कि ओम प्रकाश चौटाला भी इनेलो को लेकर के यूपी में भी गए, यूपी में भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो जी। महत्वाकांक्षाएं सबकी है, और अपनी कोई भी महत्वाकांक्षा कोई नहीं छोड़ना चाहता। एक फौरी तौर पे यह हो सकता है कि वो मान भी जाए कि चलिए ठीक, हम लोकसभा की सीट नहीं लेते हैं, लेकिन हम विधानसभा में ज्यादा हिस्सा मांगे। और विधानसभा में भी मुझे नहीं लगता कि इनको 10 से 12 सीट से ज्यादा देंगे। जिस तरह से चौधरी देवीलाल के टाइम में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिलती थी, 15 सीटें दी जाती थी, उसी तरह से वही हालत अब देवीलाल परिवार की हो गई है कि बीजेपी अब उनको 15 सीटें दे दे पूरे परिवार को, बहुत बड़ी बात है। तो राजनीतिक पासा जो है वो पूरी तरह से पलट चुका है, तो और पूरा देवीलाल 2024 मान के चले धनखड़ जी, 2024 भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यह तय हो जाएगा कि पार्टी की दशा और दिशा किस ओर जाएगी विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से प्रदीप, जेजेपी के लिए ये चुनाव जो है ना, बहुत बड़ा चुनाव है। उनके अपने अस्तित्व पे सवाल है, और उनको अपनी सीट बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इस बार अगर वो बढ़ोतरी कर जाते हैं तो निश्चित रूप से जेजेपी भविष्य की पार्टी साबित हो। निश्चित तौर पे अगर अपना भविष्य बचा जाते हैं तो भविष्य की पार्टी, वजूद बचा जाते हैं तो भविष्य की पार्टी साबित होगी। वीरेंद्र सिंह के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने से हरियाणा की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में किस तरह का आकलन होगा, ये देखने वाली बात होगी। धर्मपाल जी ने पूरा विश्लेषण करके आपको बताया है कि क्या क्या परिस्थितियां होने वाली है, क्या गणित अंगणित बैठने वाला है लोकसभा चुनाव में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने विचार रखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।